नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह कोलकाता में CFSL कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान विशेष संगठनात्मक बैठक में भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार को पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के मामले में देश के 8 राज्यों में 15 स्थानों पर एक सघन तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम सहित 8 राज्यों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट आज से 3 जून तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो मेरठ स्थित डबथवा गांव का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री का किसानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष M.K. स्टालिन आज मदुरै में DMK की आम परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें वो 2026 के राज्य चुनावों को लेकर अहम जानकारी दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम समीक्षा बैठक की उन्होंने, और इस दौरान बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में भाग लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मैराथन नहीं है, बल्कि बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज का यह आयोजन एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को गति देगा। NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में डेलीगेशन इथियोपिया के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 7 ने अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रुप में शामिल भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब मिला। उन्होंने कहा कि इथियोपिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने अदीस अबाबा में कहा कि पिछले 5 सालों में कश्मीर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पाकिस्तान को कश्मीर का विकास नहीं देखा गया। आतंक के जरिए पाकिस्तान कश्मीर के विकास पर रुकावट डालना चाहता था। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 45 सालों में भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तो हमारा जवाब बहुत ही उग्र होगा। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि भारत ने बार बार आतंकी हमले का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि हमने हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना ने मजबूती से मुकाबला केवल आतंकी संगठनों को निशाना बनाया। DMK सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रुप 6 मैड्रिड पहुंचा, जहां पर भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने उनका स्वागत किया। आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि ये इस दौरे का उनका आखिरी पड़ाव है। उन्होंने कहा कि हम अपना संदेश देंगे कि भारत और पूरी दुनिया से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह 2 फ्रांस, इटली और डेनमार्क की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद लंदन पहुंचा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम यहां पर आतंकवाद पर अपना रुख प्रभावी ढंग से रखेंगे। हमें विश्वास है कि हमें यहां भी वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा कि हमें उन 3 देशों में मिला है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया के दौरे पर है।
मोनरोविया में लाइबेरिया के प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी के प्रतिनिधि सेको एस्कने और लाइबेरिया में भारत के राजदूत मनोज बिहारी वर्मा ने उनका स्वागत किया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि लाइबेरिया के भारत के साथ काफी समय से बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं और हम एक दूसरे के साथ विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता का संदेश लाइबेरिया में अच्छी तरह से सराहा जाएगा। और वहीं लाइबेरिया के प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रतिनिधि सेको एस्कने ने कहा कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ खड़े होने की है जरूरत। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन अल्जीरिया के दौरे पर है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। बैजयंत पांडा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल आतंकवादी प्रशिक्षण वित्त पोषण के लिए किया है। पाकिस्तान ने अतीत में ऐसा कई बार किया है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूहों दाइश और अल कायदा के बीच विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उनका मानना है कि हमें धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1972 में भारत ने पाकिस्तान को उनके 93,000 सैनिक लौटा दिए, फिर भी हमारे 54 सैन्यकर्मी पाकिस्तानी जेल में हैं। उन्होंने आज तक उन्हें नहीं लौटाया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि हम इस तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार ऐसा किया है, लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त VN रेड्डी ने कोलालमपुर स्थित उच्चायोग में जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ऑपरेशन शील के तहत हरियाणा के अंबाला में ब्लैकआउट ड्रिल और मॉक अभ्यास किया गया और इसमें युद्ध के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कार्यभार संभाल लिया है। राजीव कृष्णा 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड के DGP दीपक सेठ ने कहा, जब ये घटना हुई थी तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश में होने वाले संगठन सृजन अभियान के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी करने में जुटी है और इस बीच कांग्रेस ने 11 ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंबई के फोर्ट इलाके में एक फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर में एक चावल से भरे कंटेनर ट्रक में आग लग गई। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया तो तेज प्रताप यादव ने अब भावुक पोस्ट की है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, मम्मी पापा मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में समाई है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। एम्स के पूर्व निदेशक और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप के साथ बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। वर्तमान में कोविड संक्रमण के मामले JN.1 वेरिएंट के कारण बढ़ रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने शनिवार को भारतीय जनसंचार संस्थान के ढेंकनाल परिसर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने संस्थान में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा कि IIMC परिसर के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने और संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी। मऊ की MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है। जल्दी ही सजा का ऐलान होगा। हैदराबाद के हिटैक्स एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की सुजाता चुआंगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। मिस वर्ल्ड 2025 के इवेंट में 110 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सुजाता ने सभी को पछाड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गुवाहाटी में भारी वर्षा के बाद जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं डिब्रूगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलभराव और प्राकृतिक बाढ़ ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। लगातार बारिश से जगह जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है। मिजोरम में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य में हुई लगातार बारिश से कई इमारतें ढह गई और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मणिपुर में 3 दिनों से भारी बारिश के चलते राजधानी इम्फाल के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 मई से असम में लगातार बारिश जारी है। राज्य में अब तक 3 मौत की पुष्टि भी हुई है। असम के 12 जिलों के 20 राजस्व सर्कल और 175 गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वानुमान के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करदाताओं की सेवा करना कर विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है और उन्हें ये कार्य पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ST रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाली एक व्यावसायिक इकाई के मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के लिए दिए विस्तृत स्पष्टीकरण जवाब में एक्स पोस्ट पर बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं के संवेदनशील और उत्तरदायी बने रहने का विश्वास व्यक्त किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस के लिए वर्तमान में खोजे जा रहे कुल क्षेत्र का 76% हिस्सा 2014 से एक्टिव एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत आ गया है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस के लिए खोजे गए क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर 10% करने में सफल रही है, जो जल्द ही 15% तक पहुंच जाएगा। एक प्रमुख डेटा और एनालिस्टिक कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार सोलर PV ने 2024 में $329.1 बिलियन का निवेश प्राप्त किया। इसके विपरीत ऑनशोर विंड इन्वेस्टमेंट $151.2 बिलियन था, जबकि ऑफशोर विंड इन्वेस्टमेंट 2024 के अंत तक $69.6 बिलियन तक पहुंच गया। एशिया प्रशांत APAC
क्षेत्र 2024 में सोलर फोटोवोल्टिक पीवी के लिए 1.18 टेरावाट और विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिए 0.67 टेरावाट के साथ सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रही, जो इस बात का संकेत है कि विकास में तेजी आ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि बेहतर जीडीपी वृद्धि दर से वित्त वर्ष 2026 में कॉर्पोरेट आय में सुधार हो सकता है। भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह का अंत सतर्कता के साथ किया, जो कि कंसोलिडेशन का लगातार दूसरा सप्ताह था। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक व्यापार तनाव और घरेलू नीति विकास को लेकर आशंकाओं के बीच बाजार का प्रदर्शन सुस्त रहा। अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति निर्णय के इंतजार में निवेशकों की प्रतिक्रिया के साथ बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में पूरे सप्ताह उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2025 के पहले 5 महीनों में बजट कैटेगरी के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस वर्ष जनवरी मई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और मुंबई में कुल रजिस्ट्रेशन में एकत्रित राजस्व रिकॉर्ड हाई रहा। अनरॉक ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले 5 महीनों में मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से एकत्र कुल राजस्व लगभग 5,695 करोड़ रुपए था। ये पिछले साल की इसी अवधि जनवरी मई 2024 की तुलना में 17% अधिक है, जब एकत्र राजस्व लगभग 4,860 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया था। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहले 17 महिला एनडीए कैडेट्स के पास आउट बैच की सराहना की। 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच ने 148 कोर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश का कहना है कि देश के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई 2047 तक विकसित भारत बनने की कुंजी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2026 में अपनी मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद, वित्तीय क्षेत्र, सस्टेनेबल विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कभी खेतों में फेंक दिए जाने वाले केले के तने अब ग्रामीणों के लिए रोजगार और पहचान का साधन बन गए हैं। केले के रेशे से बने पर्स, साड़ी और जैकेट अब इको फ्रेंडली फैशन की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.99 बिलियन डॉलर की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बढ़कर 692.72 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.52 बिलियन डॉलर बढ़कर 586.17 बिलियन डॉलर हो गई है। देश का स्वर्ण भंडार घटक के मूल्य में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो कि 2.37 बिलियन डॉलर बढ़कर 83.58 बिलियन डॉलर हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया, जिसमें 22 वर्षों में 15% वार्षिक लक्ष्य रखा गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत को विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने में सहायता के लिए आंध्र प्रदेश पूरी तरह से तैयार है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां के लोगों के जीवन और रहने, काम करने की स्थितियों को बदलने का एक अनूठा अवसर है, जिसका लक्ष्य बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता का जीवन स्तर प्रदान करना है। भारत चिली सीईपीए वार्ता का पहला दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सीईपीए का उद्देश्य भारत और चिली के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों की पूरी क्षमता को खोलना, रोजगार, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की को कड़ा संदेश देते हुए केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइन को टर्किश एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को 3 महीने के भीतर खत्म करने का निर्देश दिया है।
इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 विमान लीज पर लिए थे, जिसकी मियाद 31 मई तक थी। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनुमति को 6 महीने तक बढ़ाने से मना कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम का भंडार और ज्यादा बढ़ा लिया है। 17 मई तक ईरान ने 60% तक संवर्धित 408.6 किलोग्राम यूरेनियम जमा कर लिया है। इससे पहले फरवरी में जारी पिछली रिपोर्ट में ये मात्रा 274.8 किलोग्राम बताई गई थी। IAEA ने ईरान से तत्काल अपना यूरेनियम कार्यक्रम रोकने की मांग की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए $1 अरब के नए निवेश का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले सप्ताह से स्टील के विदेशी आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की योजना बना रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी PLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है और शत्रु राज्य के सभी सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को पंगु बना दिया है। सूडान में खास तौर से राजधानी खार्तूम में हैजा मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे देखते हुए सूडान की सरकार ने बताया है कि हैजा के टीके की 29 लाख से अधिक डोज प्राप्त की गई है। खार्तूम में एक हफ्ते में हैजे के 2729 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 172 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। नाइजीरिया के मध्य नाइजर प्रांत में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 151 हो गई है। शनिवार को 50 से अधिक शव बरामद किए गए, तो वहीं 11 घायल लोगों को बचा लिया गया है। बुधवार को हुई भारी बारिश ने मोक्का में तबाही मचा दी, जिससे कई आवासीय घर जलमग्न हो गए और वो बह गए। बाढ़ से अब तक कुल 503 परिवार के 318 लोग प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी स्विट्जरलैंड में हेमनद मलबे के ढेर के पीछे फंसी पानी की एक झील ने एक गांव को दफना दिया और एक नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे अल्बाइन घाटी में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। सीरिया के सूचना प्राधिकरण प्रमुख हमजा अल मुस्तफा ने कहा कि देश में बार बार होने वाले इजरायली हमलों से निपटने के लिए इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हो गई है, जो कि 1974 के विघटन समझौते के प्रवर्तन पर केंद्रित है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने हमास को चेतावनी दी है कि वो गाजा युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पेश किए गए समझौते को स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हमास ने कहा कि वो गाजा में इजरायल के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में संशोधन चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत ने हमास द्वारा प्रस्ताव को ठुकराने की बात कही। इजरायल ने सीरिया के तटीय प्रांतों टार्टस और लताकिया में कई सैन्य स्थानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें पूर्व विशेष बल मुख्यालय और नागरिक क्षेत्रों के पास स्थित सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को 1 साल के लिए रिन्यू करने के प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे। IPL 2025 के क्वालिफायर 2 मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला आज पंजाब किंग्स से होगा। मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग के चैंपियनशिप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला पहलवानों ने प्रतियोगिता में कुल 8 पदक हासिल किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 कांस्य और 2 रजत पदक रहे। भारत की ओर से रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में, अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में, हर्षिता ने 72, तो नेहा और मुस्कान ने 57 और
59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बिहार आज से 10 जून तक राजगीर में पहला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। महिला विश्व कप में कुल 14 टीमें भाग लेंगी। यूएफा चैंपियंस लीग 2024-25 का फाइनल मुकाबला पेरिस सेंट जर्मन और इंटर मिलान के बीच होगा। पीएसजी फ्रांस तो इंटर मिलान इटली का क्लब है। दोनों टीमों ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया और अब फाइनल जीतने में भी अपनी पूरी जान लगा देंगी। एसी मिलान फुटबॉल क्लब ने मैसिमिलियानो एलेग्री को दोबारा टीम का कोच नियुक्त किया है। एलेग्री इससे पहले एसी मिलान क्लब के साथ साल 2010 से 14 तक मैनेजर के पद पर रहे। एलेग्री हाल ही कोच के पद से हटाए गए सर्जियो कैंसेसाओ की जगह लेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक, जबकि धावक अनिमेश कुजूर ने कांस्य पदक जीता। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।